राधे राधे दोस्तों। आज हम अपनी क्लास के अंदर राजस्थान जीके के पाठ्यक्रम संबंधित चर्चा करेंगे कि राजस्थान का जीके है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम अपने आगे की क्लास शुरू करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात हम कर रहे हैं कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसकी बात। तो राजस्थान के जीके के अंदर हम भाग दे देते हैं कि हम ये भाग पढ़ेंगे। तो हम पहले भाग की बात करते हैं इतिहास। इतिहास के बाद हम बात करते हैं कला संस्कृति की। कला संस्कृति के साथ ही साथ हम राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थानी भाषा क्या है, राजस्थानी भाषा की बोली क्या है, राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है वो साहित्य क्या है, कृतियाँ क्या है, रचनाएं क्या है, संस्थान कौन कौन से हैं, राजस्थान की चित्रशैली इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही हम भूगोल विषय पढ़ेंगे। भूगोल के बाद हम राजनीतिक विषय पढ़ेंगे। दोस्तों, हम ये विषय तो पढ़ेंगे राजस्थान के जीके के अंदर। इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थानी, भूगोल, राजनीतिक, ये बात हम कर ली है। आप बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, रीट मेंस, पटवार आदि की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए राजस्थान के जीके के लिए यह क्लास बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके परीक्षा में आने लायक हो और उपयोगी है। पढ़ेंगे तो हम सभी, लेकिन कंसेप्ट बेस पढ़ेंगे ताकि आपको याद भी अच्छा होगा, आपके लिए कंटेंट भी अच्छा रहेगा, आपको इधर उधर भटकना ना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम राजस्थान के जीके के अंदर जो पढ़ेंगे, राजस्थान के जीके के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास पढ़ेंगे क्योंकि हम शुरुआत इतिहास से करेंगे। इतिहास के अंदर जो राजवंश है वो सबसे बड़ा है, इसलिए हम सबसे पहले इतिहास को शुरुआत करेंगे। इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। 3 भागों में इसलिए विभाजित करेंगे क्योंकि इतिहास को पढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। 3 भागों में विभाजित करने से हमारा सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें क्या पढ़ना है, किस ढंग से पढ़ना है, किसको किसके साथ पढ़ना है, वो हमें पता चल सकता है। तो हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है हमारा प्राचीन इतिहास। पहला है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे सभ्यताएं। सभ्यताएं प्राचीन इतिहास के अंदर। दूसरा भाग हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। इस मध्यकालीन इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे राजवंश। मध्यकालीन के अंदर हम पढ़ेंगे राजवंश कि इस समय क्या क्या होता था, राजा किस प्रकार राज करता था, उस समय राज करने के नियम क्या थे, कानून क्या थे, कौन कौन सी स्थिति बनी, वो पढ़ेंगे। इतिहास का तीसरा भाग हम करते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। इस आधुनिक इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल। प्रजामंडल के साथ हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के साथ हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन,
जनजातीय आंदोलन के साथ हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा व्यक्तित्व। ये टॉपिक हम राजस्थान के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। सभ्यता, राजवंश, 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और व्यक्तित्व। इनको 3 भागों में हमने बांटा था। दोस्तों, राजस्थान का जो इतिहास है, इस राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। अब हम अपने बात आगे बढ़ाते हैं। यह तो हमारे पाठ्यक्रम संबंधित हमने चर्चा की थी कि राजस्थान के अंदर हम इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, राजस्थानी भाषा, राजनीति पढ़ेंगे। अब हम इतिहास के अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे। सभ्यता, राजवंश, 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन एवं जनजातीय आंदोलन, व्यक्तित्व। अब हम बात करते हैं हमारे मध्यकालीन इतिहास, राजवंश। यह सबसे बड़ा टॉपिक है और मेरिट बनाने वाला यह टॉपिक राजवंश और सभ्यता है। अगर मेरिट बनाता है तो राजवंश बनाता है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा राजवंश है। राजवंश के अंदर इतने पॉइंट है कि आप याद करते करते थक जाओगे कि हम किस किस को याद करें। मेरिट बनाने वाला राजवंश है और सबसे ज्यादा आपको याद करना है, क्योंकि 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय व्यक्तित्व। राजस्थान के इतिहास के अंदर यदि हम बात कहें कि 20 प्रश्न आएंगे तो 20 में से अकेले 12 प्रश्न आधुनिक इतिहास लेने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार प्रश्न आएंगे। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के राजवंश की। तो राजस्थान के राजवंश की बात करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे कि हमारी क्या बात है। दोस्तों, आप बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी, रीट, पटवार की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कान्हा एजुकेशन को, क्योंकि ये आपके लिए राजस्थान के जीके की क्लास और साथ ही हिंदी व्याकरण की क्लास लेके आ रहा है, ताकि आप भविष्य में जिस भी विषय की तैयारी करो परीक्षा को लेकर, उसके अंदर आपको अच्छे नंबर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। कान्हा एजुकेशन आपके साथ खड़ा है, मुफ्त में आपको क्लासेस दे रहा है अच्छे कंटेंट के साथ। तो आप तैयारी भी करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को। हम बात करेंगे राजवंश की। देखो, राजवंश की बात करने से पहले हमें कुछ चीजें प्रत्येक राजवंश की याद होनी चाहिए। पहली बात करें तो सामान्य जानकारी। उस राजवंश की हमें सामान्य जानकारी होना चाहिए, और इस सामान्य जानकारी के अंदर क्या क्या याद होना चाहिए हमें, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमें कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दूसरा पॉइंट है उसका संस्थापक कौन है, उसकी राजधानी क्या है, उसकी कुल देवी क्या है, आराध्य देवी। आराध्य देवी आपको याद हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन कुल देवी तो याद होनी चाहिए। यदि उस वंश के कुल देवता है तो कुल देवता, कुल देवता ना हो और आराध्य देवता हो तो आराध्य देवता, उत्पत्ति, संस्थापक, राजधानी, कुल देवी, आराध्य देव, कुल देवता इत्यादि जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए कि इस राजवंश का जन्म कहां से हुआ, इस राजवंश की
नींव रखने वाला संस्थापक कौन है, उसके कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। इस जानकारी के तहत मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। उस बात से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इस राजवंश की यह बात हमें याद क्यों करनी है। हम कहीं अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं, बुआ जी हो गया, मासू जी हो गए, उनके घर पर जाते हैं, तो उनके पास पड़ोस वाले घर के अंदर जो बाहर बुजुर्ग बैठे व्यक्ति होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो बाहर बैठे हुए रहते हैं। हम जाते हैं तो हम पूछते हैं कि बेटा कहाँ का है तुम, कट्टे रहे, थारो नाम कई है, थारा पापा को नाम कई है। तो हम उनको जवाब देते हैं कि हम फलाना गांव के हैं, फलान जी के व्यक्ति हैं और ये हमारा नाम है और हम ये काम करते हैं। तो उसी प्रकार हमारी पहचान हमारे गांव से, हमारे परिवार के नाम से हुई है। तो इस राजवंश की जानकारी हमें इन्हीं से मिलेगी कि कौन सा राजवंश है जो हमें यहाँ तक पहुँचाता है। तो अब हमारा राजवंश के अंदर पहली बात करते हैं चौहान राजवंश। पहला नाम है हमारा चौहान राजवंश। चौहान राजवंश। चौहान राजवंश। दोस्तों चौहान राजवंश का नाम पहले चौहान नहीं था, चौहान नाम बाद में पड़ा है। पहले चौहान नाम नहीं था, पहले चौहान नाम की जगह इसका जो मूल नाम था वो नाम था चाहेमान। यानी कि जो चौहान राजवंश है इसका मूल नाम है चाहेमान। मूल नाम क्या है? चाहेमान। इस चाहेमान को भी टुकड़ों में विभाजित करके एग्जामिनर पूछता है कि हे का अर्थ क्या है, मैं का अर्थ क्या है। तो हम इस चाहेमान का अर्थ समझ लेते हैं कि चाहेमान का अर्थ क्या है। चा का अर्थ है चाप, हे का अर्थ है हरि, मां का अर्थ है मान और ने का अर्थ है नीति। एक परीक्षा में हे का अर्थ पूछा गया था कि जो चौहान राजवंश का मूल नाम चाहेमान है, उस चाहेमान के अंदर हे का अर्थ क्या है। तो उस हे का अर्थ हरि है, क्योंकि हम राजवंश पढ़ते हैं चौहान राजवंश। चौहान राजवंश के राजा वासुदेव, वासुदेव के बाद हम दुर्लभ राज, ऐसे राजा शुरू कर देते हैं। और ये जो सामान्य जानकारी है, इस जानकारी को हम छोड़ देते हैं। एग्जामिनर क्या करता है कि यहीं से प्रश्न उठा लेता है कि, और हम परीक्षा रूम में बैठे बैठे सोचते रह जाते हैं कि यह प्रश्न आया कहां से। तो दोस्तों आपने यह बात तो सोच ली कि चा का मान चाप होता है, हे का मान अर्थ हरि होता है, मां का अर्थ मान, ने का अर्थ नीति होता है। लेकिन एग्जामिनर इतना एडवांस हो गया कि इस चाप का अर्थ भी पूछ लिया। तो हम इस चाप के साथ साथ सभी का अर्थ जान लेते हैं। चाप का अर्थ होता है धनुर्विद्या में निपुण, धनुर्विद्या में निपुण। है का हरि, हरि का अर्थ होता है ईश्वर में आस्था रखने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला। मान, मान का अर्थ होता है मान, मान का अर्थ होता है मान सम्मान देने वाला, मान सम्मान देने वाला या शरणार्थियों को शरण देने वाला, शरणार्थी को शरण देने वाला। नीति, ने का अर्थ होता है नीति, और नीति का अर्थ है कि वह राजा जो अपने नियम
योजना सिद्धांत बनाकर शासन करता है उसे नीति कहते हैं। तो इसका अर्थ है वह राजा जो अपने नियम, योजनाएं वे सिद्धांत बनाकर शासन करता है, सिद्धांत बनाकर शासन करता है। तो दोस्तों आपने देखा कि चा का अर्थ क्या है का अर्थ क्या है, माँ का अर्थ क्या है, ने का अर्थ क्या है। आप चाहे तो इसको उतार सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चौहान राजवंश है, उसका मूल नाम चाहमान है। सही लिख देता हूं मैं इसको। चाहमान, चा का अर्थ है चाप, चाप का अर्थ है धनुर्विद्या में निपुण, है का अर्थ है हरि, हरि का अर्थ है ईश्वर में आस्था रखने वाला, माँ का अर्थ है मान, मान सम्मान देने वाला या शरणार्थी को शरण देने वाला, ने का अर्थ है नीति, नीति का अर्थ है वे राजा जो अपने नियम, योजना व सिद्धांत बनाकर शासन करता है। ये चारों के चारों गुण एक चौहान राजवंश के राजा में होने चाहिए। वो क्षत्रिय राजा है चौहान राजवंश का, तो उसमें चारों के चारों गुण होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो चाहमान शब्द है, इस चाहमान शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ मिला है? तो इस चाहमान शब्द का उल्लेख हमें मिला है जयनक के अपने जो प्रसिद्ध ग्रंथ था, उस प्रसिद्ध ग्रंथ के अंदर पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, उसके अंदर हमें मिला था। वो भी मैं बता देता हूं कि आपको चाहमान का शब्द, चाहमान शब्द का उल्लेख जयनक के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में मिला। चाहमान शब्द का उल्लेख जयनक के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में मिला है, और इस पृथ्वीराज विजय, ये एक ग्रंथ है जयनक का। बीएसटीसी 2017 के अंदर पूछा गया था कि पृथ्वीराज विजय कृति के रचनाकार कौन है, तो उसका आंसर था जयनक। तो प्रश्न ऐसे पूछ लेता है। आगे हम बात करते हैं चौहान वंश की उत्पत्ति। चौहान वंश की उत्पत्ति है, हम उत्पत्ति एक तो विद्वानों के अनुसार पढ़ेंगे, दूसरी हम पढ़ेंगे शिलालेख के अनुसार। तो हम पहले विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं कि उत्पत्ति कितने प्रकार की है। तो विद्वानों के अनुसार उत्पत्ति, विद्वानों के अनुसार हम देखते हैं कि चौहान वंश की जो उत्पत्ति है, चौहान वंश की उत्पत्ति, ठीक है ना, ये भी दो प्रकार की तो बताई गई है, और भी स्रोत होंगे तो और देखेंगे हम। एक बताई गई है अग्निकुंड, अग्निकुंड को अग्निवंशी कहते हैं। एक बताई गई थी सूर्यवंशी। अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई, वे विद्वान है। चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाले वे विद्वान, उन विद्वानों का नाम है चंद्रबरदई,
मुहूर्त नैन्सी, मुहूर्त नैन्सी। तीसरे और है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। ये तीन विद्वान हुए जिन्होंने चौहान राजवंश की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है या अग्निवंश से बताई है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि सूर्यवंशी। देखो सूर्यवंशी जहां भी आए ना उत्पत्ति के अंदर, तो आप एक ही याद रखना कि ये श्री राम के वंशज है, भगवान श्री राम के वंशज है, क्योंकि भगवान श्री राम भी सूर्य वंशज थे, सूर्य के वंश थे। तो जहां भी सूर्यवंशी आए तो यही समझना कि यह श्री राम के वंशज थे। तो सूर्यवंशी को बताने वाले उन विद्वानों के बारे में हम देखते हैं। पहले विद्वान हुए थे जयनक, दूसरे विद्वान हुए नयन चंद्र सूर्य, तीसरे विद्वान हुए थे जोधराज, चौथे विद्वान का नाम है गौरी शंकर ओझा, जयनक हो गया, नयन चंद्र सूर्य है, जोधराज है, गौरी शंकर ओझा है। एक और विद्वान रह गए हैं नरपति नाले, नरपति नाले। इन पांच विद्वानों ने सूर्यवंशी से उत्पत्ति बताई है चौहानों की। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से विद्वान जिन्होंने अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं बताई है, तो आप इनके अंदर उत्तर होगा, क्योंकि इन्होंने सूर्यवंशी से उत्पत्ति बताई है, इसलिए हमें सूर्यवंशी के विद्वान याद करना है, अग्निकुंड के याद करना है। ये 8 नाम हो गए। यदि आपको 8 नाम याद है तो आप उत्पत्ति के बारे में कोई प्रश्न आएगा तो बता पाओगे विद्वानों के अनुसार। तो मेरे हिसाब से आप अग्निकुंड के याद करोगे तो 3 है। इन 5 की जगह आप 3 याद कर लेते हो तो ज्यादा फायदा है, करने तो 8 ही है। आगे हम देखते हैं कि एक और विद्वान हुए, उन्होंने किसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति बताई है। कर्नल जेम्स टोड हुए। कर्नल जेम्स टोड के एक इतिहासकार और थे साथ में स्मिथ, एक थे विलियम क्रुक। कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक व स्मिथ इतिहासकारों ने चौहान राजवंश की, चौहानों की उत्पत्ति बताई थी मध्य एशिया से। मध्य एशिया से, मध्य एशिया के अंदर बताई थी इन्होंने शक सिथियन से, शक सिथियन से। कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक व स्मिथ इतिहासकारों ने मध्य एशिया से चौहानों की उत्पत्ति बताई है। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ना तो राजस्थान का था और न ही भारत का, विदेश से था, तो इन्होंने मध्य एशिया यानी कि विदेश से बताई थी। चौहानों की उत्पत्ति विदेशों से बताने वाले, विदेशों से बताने वाले थे ये। इन्होंने विदेशों से बताने वाले। कर्नल जेम्स टोड ने
विदेशों से बताई है। अब हम देखते हैं शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति। शिलालेख के अनुसार एक दो विद्वान और है, उन विद्वानों की भी मैं बता देता हूं ताकि बाद में हमें शिलालेख ही पढ़ना रहे। तो शिलालेख से पहले हम विद्वान और हुए थे डॉक्टर गोपीनाथ, डॉक्टर दशरथ शर्मा, एक हुए थे जान कवि। जान कवि का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ है कयाम खा रासो। कयाम खा रासो ना मिले तो फिर दूसरा नाम मिलेगा कायम खानी रासो। कायम खानी रासो दूसरा नाम यह मिलेगा। जान कवि ने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई। किससे बताई? ब्राह्मणों से। डॉक्टर गोपीनाथ, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जान कवि, इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई, यानी कि ब्राह्मण वंश से बताई चौहानों की उत्पत्ति। ब्राह्मण वंश से। ये तो हम विद्वानों के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति देखी है। अब हम उत्पत्ति देखते हैं शिलालेख के अनुसार। सर ये शिलालेख क्या होता है? शिलालेख की बात करते हैं हम, तो शिलालेख को मैं आपको समझाता हूँ। शिलालेख को समझने से पहले आज हम समझते हैं कि कोई अच्छी घटना घटित होती है, कोई अच्छा कार्य होता है, तो हम उसका विवरण अपने मोबाइल से फोटो खींच के लेते हैं। क्योंकि आज के दौर में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें पुराने जमाने जैसे सिस्टम नहीं रहे हैं, तो हम मोबाइल से फोटो खींच लेते अपनी यादों को बरकरार रखने के लिए। तो उस जमाने के अंदर भी लोग बाग क्या करते थे, नुकीला पत्थर लिया, चट्टानों पर खोद कर लिख देते थे। ऐसे उनकी भाषाओं के अनुसार, उनकी जो भाषा थी उस भाषा के अंदर, और उनकी जो लिखने की लिपि थी उस लिपि के अंदर वो अपनी बातों को लिखते थे कि उनकी जो बात है, उनकी जो घटना घटित हुई, उनकी जो यादें हैं, उन यादों को बरकरार रखने के लिए अपनी नुकीली चीजों से, नुकीले पत्थर से चट्टान के ऊपर जो लिखते थे उसे शिलालेख कहते हैं। पता चल गया आपको? शिलालेख उसे कहते हैं किसी पत्थर के ऊपर या चट्टानों के ऊपर नुकीली चीज से खोद कर लिखा जाता है। कोई अच्छी बात हो उसे शिलालेख कहते हैं, बुरी बात भी लिखी जाती है, ऐसी बात नहीं है। शिलालेख, शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति की बात करें तो पहला शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गई है। के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गई है। एक शिलालेख 1170 का प्राप्त हुआ था, बिजोलिया शिलालेख। उस शिलालेख के अनुसार पता चलता है कि जो चौहान राजवंश है, उस चौहानों की उत्पत्ति
ब्राह्मणों से हुई है। अब हम बात करते हैं, अगला शिलालेख है सुंदा माता का शिलालेख। सुंदा माता का शिलालेख, यह शिलालेख है 12वीं शताब्दी का। 12वीं शताब्दी का। इस शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि की आंख से हुई। सुंदा माता का शिलालेख बताता है कि जो चौहान वंश है, उस चौहान वंश की उत्पत्ति जो वशिष्ठ मुनि थे, उन वशिष्ठ मुनि की आंख से हुई है। वशिष्ठ मुनि की आंख से बताई गई है चौहानों की उत्पत्ति सुंदा माता के शिलालेख के अनुसार। इस वशिष्ठ मुनि की बात हम कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि की आंख से हुई है चौहानों की उत्पत्ति। इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि आगे और क्या बात कहता है इस शिलालेख के अनुसार। यानी कि जो बात करते हैं, जो अग्निकुंड के जो हम देखे थे विद्वान, अग्निकुंड के विद्वानों का नाम चंद्र बरदई था, मोहम्मद नेमसी थे, सूर्यमल मिश्रा। हमने या तो शिलालेख के अनुसार पढ़ा था कि वशिष्ठ मुनि की आंख से हुई थी चौहानों की उत्पत्ति, और जो ये तीनों विद्वान हैं, ये विद्वान कहते हैं कि अग्निकुंड से हुई। तो एक बात यहां से आती है कि अग्निकुंड के मत अनुसार, अग्निकुंड के मत अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड के अनुसार वाले जो विद्वान थे, उन विद्वानों के मत थे कि अग्निकुंड के मत अनुसार आबू पर वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ से निम्न वंशों को उत्पन्न किया था। जो वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और उस यज्ञ से निम्न वंशों को उत्पन्न किया था। यानी कि जो वंश थे, उन वंशों को जन्म दिया था। वो वंश थे गुर्जर प्रतिहार, दूसरे परमार थे, तीसरे नंबर पर चालुक्य थे, चौथे नंबर पर चौहान थे। वशिष्ठ मुनि को इन वंशों को उत्पन्न करने की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के अंदर आक्रांताओं का आवेदन बढ़ गया था। जो आक्रांता थे, जो मुस्लिम आक्रांता, वो बढ़ गए थे भारत के अंदर और हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे थे। हिंदू धर्म को बचाने के लिए वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया था आबू पर्वत पर। उस आबू पर्वत से गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान वंश का जन्म हुआ था। गुर्जर प्रतिहार और परमार और चालुक्य चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार, परमार और चौहान, ये तीनों वंश तो राजस्थान के अंदर रहे। और जो ये चालुक्य है, इस चालुक्य वंश को सोलंकी कहते हैं। चालुक्य को सोलंकी कहते हैं। यह सोलंकी गुजरात के अंदर रहा। यानी कि 3 राजवंश तो राजस्थान में, एक जो वंश था वो गुजरात के अंदर था। यह बात अग्निकुंड के अनुसार पता चलती है कि अग्निकुंड के जो मत के अनुसार, यानी कि जो अग्निकुंड के विद्वान थे, अग्निकुंड के जो मत बताने वाले चंद्र बरदई, मोहम्मद नेमसी, सूर्यमल मिश्र थे, उन्होंने बताया है यह बात। अब हम बात करते हैं संस्थापक की। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक की बात करें तो वासुदेव चौहान या वासुदेव चाहमान था, जिसने चौहान राजवंश की शाखा
या चौहान राजवंश की नींव सांबर पर रखी थी। वासुदेव चाहमान या चौहान, इन्होंने अपनी सेना को लेकर एक जल भराव का घेराव किया था, घेरा था। जो जल भराव था उस क्षेत्र को वासुदेव ने अपनी सेना को द्वारा घेरा था और कहा था कि यह जो क्षेत्र है वो क्षेत्र मेरे आने वाली पीढ़ियों पर का रहेगा और मेरी आने वाली पीढ़ी यहाँ पर राज करेगी। लगभग यह क्षेत्र है, यह 1.25 लाख बीघा था। इतना 1.25 लाख बीघा, यानी कि यह जो क्षेत्र था जल भराव का, इस क्षेत्र को घेरा था और यह क्षेत्र था 1.25 लाख बीघा। इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा था सपाद लक्ष। सपाद लक्ष, सपाद यानी 1.25 लाख यानी लक्ष, सपाद लक्ष इसका नाम पड़ा था। और इस क्षेत्र के अंदर वासुदेव ने शाकंभरी माता का मंदिर बनाया था। शाकंभरी माता का मंदिर, इस क्षेत्र के अंदर शाकंभरी माता का मंदिर बनाने के कारण इसका नाम शाकंभरी पड़ा। धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तित होते हुए नाम बन गया सांबर। यानी कि जो वासुदेव चाहमान या वासुदेव चौहान है, जिन्होंने चौहान वंश की नींव सपाद लक्ष, शाकंभरी या सांबर में रखी थी, इसलिए वासुदेव को चौहान वंश के संस्थापक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। हम लिखते हैं इनके बारे में ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। वासुदेव चौहान ने वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर जिले के आसपास, सांबर झील के आसपास क्षेत्र को, झील के आसपास क्षेत्र को विजित कर चौहान वंश की नींव रखी। इसलिए चौहान वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष, जनक, आदि पुरुष जनक वासुदेव को कहा जाता है। वासुदेव को कहा जाता है। यह बात तो हो गई हम संस्थापक के अंदर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया से प्राप्त हुआ था और बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। यह बात हो गई।